हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 10 को शुरू करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 10 को शुरू करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा विषय वस्तु से परिचित करा देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर की जो विषय वस्तु है उसको अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और अपना क्या चल रहा है। अभी बात करेंगे विषय वस्तु की, तो आपको दिख रहा होगा अध्याय नंबर 1 की यदि अपन बात करें तो इसमें अपन ने अपना क्या चल रहा है, ये वाला टॉपिक चल रहा है, रासायनिक संयोजन के नियम चल रहे हैं। और इससे पहले के जो जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर रखे हैं। रासायनिक संयोजन के नियम चल रहे हैं। अच्छा, रासायनिक संयोजन के नियम में बात करें तो अपने कितने नियम है भैया, कौन बताएगा कितने नियम है? 5 नियम है ना। तो 5 नियम में से अपन ने ये वाला कंप्लीट करा, ये वाला कंप्लीट करा, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कंप्लीट करा। दूसरा जो था वो था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब चल रहा है अपना गुणित अनुपात का नियम। कौन सा चल रहा है भाई? गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, रिवीजन सा हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने क्या देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं। तो अभिकारक जो भाग ले रहे हैं उनका जो द्रव्यमान होगा, उनका जो योग होगा, अभिकारकों के द्रव्यमान का जो योग होगा वो अभिकारकों के संयोग से मिलने वाला जो उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है उसके योग के बराबर होता है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्रव्यमानों का योग रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के द्रव्यमान के योग के तुल्य या बराबर होता है। ये चीज अपन ने समझी थी किसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। पहली बात पॉइंट कंप्लीट। दूसरी बात पे बढ़ते हैं आगे। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या था? मैंने आपको बताया था जल, पानी है ना, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? H2O। जल हमारे को नाले से भी प्राप्त होता है, जल हमें नदी से भी प्राप्त होता है, सागर से भी प्राप्त होता है, तालाब से भी प्राप्त होता है, कुएं से भी प्राप्त होता है। सोर्स भिन्न भिन्न है लेकिन चीज एक ही प्राप्त हो रही है। स्रोत अलग अलग हैं लेकिन चीज हमें जल प्राप्त एक ही हो रही है। तो वो जो जल है उसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। तो वो जो H2O है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो स्थिर अनुपात के नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो समान यौगिक होता है उसके जो वो यौगिक है वो जिन तत्वों से मिलकर बना है उनके द्रव्यमानों का अनुपात कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। कैसा रहता है भैया? स्थिर रहता है। मतलब H2O में जो H और जो O है इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो हर एक स्थिति में इनका जो अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा। चाहे वो जल हमारे को नदी से मिला हो, चाहे वो जल हमारे को सागर से मिला हो, चाहे वो जल हमें कुएं से या तालाब से मिला हो, सभी में जो H2O है उसमें H और O के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? स्थिर अनुपात। इसलिए यहाँ पर ये जो अपना टॉपिक है, नियम है स्थिर अनुपात का, इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। बिंदु कंप्लीट। ए कंप्लीट द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो इन दोनों के माध्यम से हमने क्या समझा कि कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर द्रव्यमान का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। जितने भी रासायनिक संयोजन के नियम में पहला अपन ने द्रव्यमान से रिलेटेड देखा, फिर दूसरा भी स्थिर अनुपात में तत्वों के द्रव्यमान से ही रिलेटेड था। अब तीसरा जो नियम है गुणित अनुपात का नियम, इसमें देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, 2 प्रश्न मैंने दिए थे। उसमें से पहला प्रश्न तो मैंने खुद ने आपको करवाया था और दूसरा प्रश्न आपको बोला था आप घर से कर लाएंगे। बताइए किस किस ने करा? चलिए, जिसने करा है वो तो ठीक है, लेकिन जिससे नहीं हो पाया है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न था
प्रश्न क्या था एक बार पढ़ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1.4 था 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन करने पर 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जबकि अन्य प्रयोग में देखिए स्थिर अनुपात के नियम के कल मैंने बहुत से उदाहरण करवाए थे जिनमें मैंने आपको भली भांति रूप से बता दिया था कि इसमें स्रोतों की बात होती है। तो यहाँ पर रासायनिक तौर पर रासायनिक आधार पर अपन प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करा जिसमें से जो प्रोडक्ट है वो एक ही मिला, जो यौगिक है वो एक ही मिला। फिर हमने दूसरा प्रयोग करा, उससे भी हमारे को एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। लेकिन हम यहाँ ये चाहते हैं कि जो हमारे को प्रयोग नंबर 1 से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो और जो प्रोडक्ट नंबर 2 से प्राप्त हुआ वो, उन दोनों प्रोडक्ट में जो तत्व हैं उनका जो द्रव्यमानों का अनुपात है क्या वो स्थिर है कि नहीं है। अगर स्थिर है तो वो स्थिर अनुपात के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। यही हमारे को सिद्ध करना है इसके अंदर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन करने पर 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। ये पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग बोल रहा है जबकि अन्य प्रयोग में मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% मैग्नीशियम एवं 40% ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। बताइए कि ये आंकड़े यानी ये डेटा किस प्रकार स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। आपको सिद्ध करना है कि जो आपको भी पूरा का पूरा डेटा दे रखा है क्या ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है कि नहीं। अगर जिसने कर रखा है वो क्या कर सकता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बात यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब इसका सॉल्यूशन अपन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हल करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले आप पहले जो 2 प्रयोग हैं तो इनको दोनों को सेपरेटली लिखेंगे। प्रयोग नंबर 1 है अपने पास। प्रयोग नंबर 1 में क्या हो रहा है कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का दहन करने पर 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी मैग्नीशियम कितनी है अपने पास 2.4 ग्राम मैग्नीशियम है। तो यहाँ लिख लीजिए। और प्रयोग नंबर 2 ठीक है, वो तो सेपरेटली अपन ने प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 में बांट लिया। बात करेंगे प्रयोग नंबर 1 की। तो प्रयोग नंबर 1 में जो मैग्नीशियम का भार अपन को कितना दे रखा है 2.4 ग्राम दे रखा है, लिख रखा है ना 2.4 ग्राम मैग्नीशियम का। अब बोल रहा है का दहन करने पर, यानी इसको दहन करा अपन ने, इसको गर्म करा करने पर 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी प्राप्त होती है भैया 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक है। जैसे समझना जिस प्रकार से H2O यौगिक था उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO क्या है, यौगिक है। और इस यौगिक में जो तत्व है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये 2 तत्व हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो जो मैग्नीशियम है उसका तो भार अपन को दे रखा है 2.4 ग्राम। कुल जो MgO है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कुल द्रव्यमान तो कितना है, उसका कुल द्रव्यमान है 4.0 ग्राम, जिसमें से मैग्नीशियम का जो भाग है वो अपन को सवाल में ही दे रखा है वो है 2.4 ग्राम। अब अपन को जानना क्या है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान जानना है। अगर ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता चल गया तो हम इसका अनुपात निकाल लेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकाल लेंगे और उसको एक सेपरेटली लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, दूसरा काम क्या है अपने पास, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, 100% अपन को दे रखा है। 100% क्या है, MgO का द्रव्यमान 100% अपन को दे रखा है, कितना है 4 ग्राम है। और 4 ग्राम में से 2.4 ग्राम किसका हिस्सा है, मैग्नीशियम का है। तो बाकी बचा हिस्सा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। यार ये तो छोटी सी गणित है, तो लिख लो भैया इसको। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ऑक्सीजन का भार। ऑक्सीजन का जो भार है वो कितना होगा, जो कुल MgO का जो कुल भार है उसमें से अपन मैग्नीशियम का घटा देंगे तो पीछे 1.6 ग्राम किसका बचेगा, ऑक्सीजन का बचेगा। तो बस अब क्या लिख लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लो। तो बस क्या लिखना है, मैग्नीशियम व ऑक्सीजन के भारों का अनुपात निकालेंगे तो 2.4 अनुपात 1.6 निकलेगा और इसका जो रियल आंसर हो जाएगा वो 3:2 होगा। अब प्रयोग नंबर 1 से मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो तत्व मिले थे जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड,
मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इन दोनों के जो तत्व है उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 3.3:2 आ रहा है। अब प्रयोग नंबर 2 में भी अगर यही अनुपात आ गया तो अपन कह सकते हैं कि ये उपरोक्त आंकड़े जो दिए गए आंकड़े थे वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। लेकिन उसके लिए अपन को सबसे पहले प्रयोग नंबर 2 को जांचना पड़ेगा। बात करेंगे प्रयोग नंबर 2 की, तो प्रयोग नंबर 2 की बात यहाँ से स्टार्ट होती है, पढ़िए। जबकि अन्य प्रयोग में मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम कितनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% क्या है, मैग्नीशियम है। फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% मैग्नीशियम है। तो इसको लिख लो, मैग्नीशियम का भार कितना है, 60% है। मैग्नीशियम कितनी है, 60% है। आगे बढ़ो। एवं 40% ऑक्सीजन उपलब्ध है। 40% क्या है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात हो रही थी, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे आ गया। तो ये अभिक्रिया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, MgCO3 जो है ये एक अभिक्रिया है। जब अपन इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन को, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर बात। और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे को प्राप्त हुआ, उसमें बोल रखा है कि मैग्नीशियम जो है उसका भाग 60% है और ऑक्सीजन का भाग 40% है। तो ऑक्सीजन का भाग कितना है, 40% है। इसमें तो सिंपल सा ही आपको दे दिया। प्रयोग नंबर 1 में अपन को ऑक्सीजन का बाहर निकालना पड़ा था। ठीक है, तो प्रयोग नंबर 2 में अपन ने ये निकाल लिया। तो अब क्या सिंपल सा इसका क्या निकालो, अनुपात निकालो। तो मैग्नीशियम व ऑक्सीजन के भारों का अनुपात निकाला, तो अनुपात आएगा 60:40। तो इसका अनुपात भी कितना आ रहा है भैया, 3:2 आ रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का प्रयोग नंबर 2 में जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:2। बातें क्लियर, दोनों में सेम आ रहा है। 3:2 इसमें भी आ रहा है, 3:2 इसमें भी आ रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि दिए गए आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, ये सिद्ध होता है। बात क्लियर, अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ ये वाला सेक्शन। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो मूल टॉपिक था, गुणित अनुपात का नियम, उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है, गुणित अनुपात का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्यों कहते हैं, धीरे धीरे एकदम क्लियर होने वाला है। एकदम ऐसा समझाऊंगा आपको, मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया सा। गुणित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारी एक ही रीति रिवाज चलती आ रही है स्टार्टिंग से कि भैया कोई भी नियम होता है उसका क्रिएटर जरूर होता है। ठीक है, तो गुणित अनुपात के नियम का क्रिएटर भी कोई ना कोई होगा, खोजकर्ता होगा। तो गुणित अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे, डाल्टन साहब थे। कौन थे भैया, डाल्टन जो थे वो कौन थे, गुणित अनुपात के नियम के रचयिता यानी खोजकर्ता थे। उन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया था। तो डाल्टन साहब क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं, उसी के आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जब कोई दो तत्व यानी एलिमेंट्स आपस में संयोग कर यानी आपस में जुड़कर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से वो दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक बना रहे थे, उन दो तत्वों में से एक तत्व ऐसा होगा, उन दो तत्वों में से एक तत्व ऐसा होगा जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा यानी फिक्स होगा। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न द्रव्यमान, यानी एक तत्व जो है वो तो उसका द्रव्यमान निश्चित होगा यानी उसका जो मास होगा वो निश्चित होगा। वो जो निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है वो दूसरा जो तत्व है जिससे वो जुड़ रहा है उसका जो द्रव्यमान होगा वो भिन्न होगा यानी अनफिक्स्ड होगा यानी वो अलग होगा। तो वो उससे संयोग करता है। तो वो जो संयोग करता है, संयोग कर क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, अलग अलग यौगिक बनाता है। तो वो जो भिन्न तत्व वाला जो वो तत्व था, दूसरा वाला जो तत्व था जिसका द्रव्यमान क्या था, भिन्न था,
दूसरा तत्व जिसका द्रव्यमान भिन्न होता है, तो वो जितने भी अलग अलग यौगिक बनते हैं ना, जितने भी दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, डाल्टन साहब कह रहे हैं, तो उन सब में जिसका द्रव्यमान निश्चित है, जिस तत्व का द्रव्यमान निश्चित है वो तो निश्चित ही है, लेकिन जिस तत्व का द्रव्यमान अनिश्चित है, जिसका द्रव्यमान फिक्स नहीं है, उसका हर एक यौगिक में जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, सरल होगा। लिख रखा है संयोग करता है जो कि सदा सरल अनुपात में होता है। सरल के साथ साथ गुणित भी आप लिख सकते हैं, सरल या गुणित अनुपात में होता है, यानी गुणा में होता है। जैसे 6 है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस प्रकार के अनुपात अपन को प्राप्त होते हैं। शायद तक आपके थोड़ा अभी दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा। इस कंफ्यूजन को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डाल्टन साहब कहते हैं कि दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी तत्व एक ही मिल रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ, उदाहरण के लिए ले लेते हैं दो तत्व। कौन कौन से? पहला ले लेते हैं हाइड्रोजन, दूसरा ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो तत्व लिए अपन ने, एक लिया हाइड्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन। बात क्लियर? सिंपल सी है, दो तत्व बोले हैं तो दो तत्व ले लिए अपन ने, दो तत्व लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं ना तो दो यौगिक बनते हैं। पूरे विश्व में अगर आप कहीं भी जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सिर्फ आपके पास दो ही यौगिक मिलकर बनेंगे, कंपाउंड मिलेंगे आपको, दो कंपाउंड मिलेंगे। कौन कौन से? पहला जो कंपाउंड होगा वो होगा H2O, जिसे अपन जल कहते हैं। बात क्लियर? और दूसरा जो होगा वो होगा H2O2, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये दो ही यौगिक बनते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से। तो अपन ने देख लिया, ये तो समझ लिया कि दो तत्व मिलते हैं और वो दो या अधिक यौगिक बनाते हैं। ये थोड़ा उल्टा है अपन ने अभी तक जो पढ़कर आए हैं। गणित में हम पढ़ते हैं 1 + 1 बराबर कितना होता है? 2 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि रसायन विज्ञान में 1 + 1 को देखें, रसायन विज्ञान में 1 + 1 को जोड़ें तो वहाँ पर 2 भी होता है और 1 यानी 11 भी होता है। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आ रहा होगा। गणित में तो हम 1 + 1 कर 2 जोड़ते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में अपन 1 + 1 करके 2 भी होता है और 1 मिलकर 11 भी बनता है। इस प्रकार से अपन काम करते हैं। तो स्थिर ये जो गुणित अनुपात का नियम है वो यही है। अब इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांड करके देखते हैं कि भाई गहराई में जाते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं। अभी तो अपन ने सिर्फ मुख्य तौर पर ये समझा, अपन ने अपना एक डाउट क्लियर करा कि भैया दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक कैसे बना सकते हैं, उसको समझा। तो ऐसे बना सकते हैं भैया, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, पहला H2O और दूसरा H2O2। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा एक्सपांड करते हैं। देखिए कौन से अपने तत्व हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको इतने स्पष्ट तरीके से समझाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप 100% सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सबसे पहला जो कॉलम बनेगा चार्ट में वो बनेगा किसका? यौगिकों का। सबसे पहले अपन यौगिक लिखेंगे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ लिख रहा है हाइड्रोक्साइड। तो आप पूछेंगे सर ये हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? हाइड्रोक्साइड वो होते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो यौगिक बनाता है उन यौगिकों को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहला हाइड्रोक्साइड है H2O जल और दूसरा है H2O2 जिसका है पेरोक्साइड। ठीक है, ये दो यौगिक बनाता है, तो वो जो यौगिक है उनको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बात क्लियर? ठीक है, पहला जो कॉलम बनेगा वो यौगिक का होगा और दूसरा जो कॉलम बनेगा वो होगा भार का। तो भार किसका? भार कंपाउंड में जो अपना कंपाउंड है यानी यौगिक जो बन रहा है, तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हैं। अब इन दोनों का ही क्या निकलेगा? भार निकलेगा। तो देखिए भार किसका निकलेगा? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो बस आपको मेंशन करना है। फिर आपको निश्चित लिखना है। क्या? निश्चित भार लिखना है। किसका निश्चित भार लिखना है?
जैसे हाइड्रोक्साइड है यानी हाइड्रोजन के ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन का, ऐसे ही होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो नाइट्रोजन का निश्चित भार लिखना है। इसी प्रकार से सल्फर का होता है तो सल्फर के ऑक्साइड लिखना है आपको। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का वह भार जो हाइड्रोजन के निश्चित भार से क्रिया करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था, डाल्टन साहब यही तो कहते हैं दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं और उस यौगिक में एक तत्व ऐसा होता है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, और वो संयोग किससे करता है, अनिश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है। और वो जो अनिश्चित वाला द्रव्यमान वाला जो तत्व है उसके जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, हर बार सरल अनुपात होगा, ये डाल्टन साहब कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है और जो हाइड्रोजन है वो निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। बात क्लियर यहाँ तक बात क्लियर होगी तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, उनको अपन इस यौगिक के जो चार्ट है इसके अंदर लिख लेते हैं। पहला बनाता है वो H2O और दूसरा बनाता है वो H2O2, ये दो यौगिक बनाता है। अब ये जो पहले वाला यौगिक है भैया, ये जो पहले वाला यौगिक है इसमें जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान लिखेंगे, उसका भार लिखेंगे इस वाले कॉलम में। तो देखिए द्रव्यमान निकालना मैंने आपको कल बताया था, किस प्रकार से निकालते भूले तो नहीं हो। द्रव्यमान किसी पीरियोडिक टेबल में यदि किसी का भी आपको द्रव्यमान निकालना है तो किस प्रकार से निकलता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का आपको द्रव्यमान निकालना है, वैसे हाइड्रोजन के केस में थोड़ा हाइड्रोजन का केस अलग है, मैं आपको बताता हूँ। आपको निकालना है हाइड्रोजन हीलियम, मान लीजिए हीलियम का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो आप द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो आपको जस्ट इसके 2 गुना कर देना है, यानी इसको 2 से गुणा कर देना है। तो जब आप हीलियम के जो परमाणु क्रमांक यानी कि 2 है उसको जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 4। तो 4 क्या होगा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होगा, ठीक है, दैट्स इट। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन का जो भार होगा वो कितना होगा, 2, है ना। ये जो फॉर्मूला है वो इसमें काम नहीं आता। इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के जो मिलकर यौगिक बन रहा है वो बन रहा है H2O। तो H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि हाइड्रोजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भाई, हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के 2 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। अरे एक आम 10 ग्राम का है, एक आम 10 ग्राम का है, तो 2 आम कितने ग्राम के हो गए, 20 ग्राम के, बस क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ दिखा है, आम याद कर लेना, ठीक है। यहाँ मैंने हाइड्रोजन के केस का लिख लिया। अब हाइड्रोजन का भार दूसरा जो कंपाउंड है इसमें देखते हैं। तो इसमें भी 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने अणु मिल रहे हैं, 2 अणु मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख लो आप, 2 लिख लो। चलिए हाइड्रोजन की फुल हो गया, 2 कंपाउंड थे, दोनों में हाइड्रोजन का जो भार था वो मैंने लिख लिया, 2 ग्राम 2 ग्राम, दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब H2O में आपको O भी दिख रहा है, यहाँ पर भी O दिख रहा है, तो O का भार लिखेंगे। तो O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और 8 का यदि डबल करते हैं अपन कितना होता है, 16। और यहाँ पर अणु भी कितने हैं, ऑक्सीजन के 1 ही है, तो यहाँ पर क्या लिख लो, 16 लिख लो, बस। चलिए H2O2 में ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन के 2 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ 32 लिख लीजिए, सही है। अब वो हाइड्रोजन का निश्चित भार, अब अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का निश्चित भार। अब हम पूछेंगे सर हाइड्रोजन का ही क्यों निश्चित भार लिया आपने, ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिया। तो बच्चे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये किसके ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड है ये, है ना। जैसे सल्फर के ऑक्साइड लेंगे तो उसमें निश्चित भार किसका होगा, S का होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेंगे तो उसमें N का होगा। कार्बन के ऑक्साइड लेंगे तो उसमें C का होगा। इसी प्रकार से जब H2O में हाइड्रोजन के ऑक्साइड हैं तो इसमें निश्चित भार किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निश्चित भार कितना निकल कर आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 2 लिखूंगा। बात क्लियर, सिंपल सही है। चलिए
अब अपन देखेंगे, हमने देखा था कि निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व अनिश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ संयोग करके सरल अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे जो भार है, यहाँ समझना बहुत क्लियर, समझना इस बात को। इसी के आधार पर अपन ये अब यहाँ से गणित स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ जो भार है, यहाँ हाइड्रोजन का जो भार है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो निश्चित भार है वो भी 2 है। अब इन दोनों का जब अपन भाग करेंगे, यानी 2 भाग 2 कितना आएगा भाई, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अब 1 का भाग अपन किस में देंगे, ऑक्सीजन के इसमें देंगे, है ना। ऑक्सीजन में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 16 आएगा। तो इस प्रकार से जब इन दोनों का भाग देंगे और भाग देने पर जो आएगा उसका भाग 16 में देंगे तो वो कितना आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर टॉपिक देखो आप, ऑक्सीजन का वह भार जो हाइड्रोजन के निश्चित भार से क्रिया करता है। तो हाइड्रोजन का निश्चित भार कितना आया, 2 का अनुपात कितना, 1, और इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। बिंदु पहला क्लियर। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इन दोनों का भाग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, और वो 1 जो आएगा उसको अपन इससे भाग देंगे 32 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या आ रहा है भैया, ऑक्सीजन का देख लो आप, ऑक्सीजन का जो भार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है और 32 आ रहा है। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए आप। अब आप इसका निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। अब जब आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 16 और 32। तो इसको काट सकते हैं आप, 16 कम 16 और 16 दूनी 32। तो ये 1:2 का 2 में ये अनुपात आया। तो ये जो अनुपात है वो सरल अनुपात है, और ये गुणित अनुपात भी, क्योंकि 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से एकम और दूना ये क्या हुआ, अपना गुणित हुआ, यानी गुणा करा अपने। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने देखा, तो इसका क्या निकाल लिया अपने, मल्टीपल प्रोपोर्शन निकाल लिया। क्या समझ में आया, ये यहाँ आपका सवाल एंड होता है, ये वाला, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से 2 यौगिक बनते हैं, पहला H2O और दूसरा H2O2। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान का अनुपात लिखिए, तो आप कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से सर। ठीक है, अब कोशिश करना कि जो अपन ने समझा उसको आगे से आगे करने की। ठीक है, मैं आपको उसी स्पीड से समझाऊंगा, यदि आप समझ गए तो आप इसको कर सकते हैं। कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि C+O यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कौन कौन से यौगिक बनाते हैं। मैं अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उनको लिख रहा हूँ। अगर आपको आ गया है सवाल तो आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब टेक्निकल चीज़ें जो थी वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अब सिर्फ आपको लिखने की जरूरत, मतलब काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो मिलकर यौगिक बनाते हैं, संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, 2 हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ध्यान रखना, पहला है C+O मिलकर क्या बनाते हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा बनाता है CO2। ठीक, बात क्लियर। चलिए, अब वही जो अपन ने पीछे टेबल बनाई थी उसी को ही बनाना है, तो मैं बार बार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लाइन वाइन खींचने में, टेबल अपन डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, पहला जो कॉलम था वो किसका था, यौगिकों का था। तो यौगिक लिख लीजिए, कौन कौन से यौगिक हैं, एक तो CO है और एक क्या है भाई, CO2। तो यहाँ लिख लीजिए CO और CO2, ये लिख लिया आपने। चलिए, दूसरा कॉलम किसका था, भार का था। भार किसका, जो यौगिक में सम्मिलित तत्व हैं, यौगिक में सम्मिलित जो तत्व हैं उनका भार होगा। तो यौगिक में सम्मिलित तत्व कौन कौन से हैं, पहला तो है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का यदि अपन इस यौगिक में कार्बन का यदि अपन भार निकालें तो कितना निकलेगा, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है, और उसका डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस यौगिक में कार्बन के कितने अणु हैं, 1 ही अणु है, तो कार्बन के 1 अणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, CO2 में। CO2 में कार्बन का 1 ही अणु है, तो इसमें भी कितना होगा, 12 ही होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो है CO में, ये वाला जो CO है, इसमें CO में ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और 8 का डबल कितना होता है, 16। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1 ही अणु है, और ऑक्सीजन के 1 अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 16। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 अणु दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब इसके बाद जो कॉलम था, ये वाला जो कॉलम था वो किसका था,
वो कॉलम किसका था? जिसके ऑक्साइड होते हैं, यानी अपन किसके ऑक्साइड निकाल रहे हैं? कार्बन के ऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन का निश्चित भार होगा। कार्बन का निश्चित भार आपको दिख रहा है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए, 12 और 12, ठीक है, 12 लिख लिया आपने। अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? जो कार्बन का भार था यौगिक में और जो इसका निश्चित भार था उसका अनुपात यानी उसका भाग लगाओगे। तो 12/12 कितना होगा? 1। 12/12 बराबर 1। तो 1 को भाग दोगे आप 16 में, तो कितना आएगा? 16 ही आएगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। अब वापिस से करोगे दूसरे केस में, ये तो CO वाला केस था, है ना, ये तो सिर्फ CO वाला केस था। अब बात करते हैं CO2 वाले केस में। तो CO2 वाले केस में 12 यहाँ पर आ रहा है कार्बन का जो भार है वो कितना आ रहा है? 12, और कार्बन का निश्चित जो भार है वो भी 12 आ रहा है। तो इन दोनों का भाग देंगे, कितना आएगा? 1, और जो 1 आया उसका भाग किसमें लगाएंगे? 32 में, तो कितना आएगा? 32। तो यहाँ 32 लिख लीजिए। तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ अपन को? 16:32। तो ये भी एक सरल अनुपात है, इसको भी सरल कर सकते हैं। कैसे? 16 एकम 16 अनुपात 16 दूनी 32। तो 1:2 का ये भी क्या हो गया? 1:2 का ये भी एक सरल अनुपात हो गया, एक गुणित अनुपात हो गया, ठीक है। गुणित कैसे? कि 16 एकम 16 16 दूनी 32, यानी एकम और दूना। ये एकम और दूना जो है वो गुणित यानी मल्टीपल को बताता है। इंग्लिश में गुणित को कहते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल इसमें क्या है? 1 और 2 है, जो एक ही पढ़ने में आ रहे हैं। और यहाँ पर सरल अनुपात से क्या मतलब है? 1 और 2 का, यानी सरल यानी पूरा कट रहा है और अपन को सरल संख्याएं मिल रही है, जैसे 1:2, 1:3, 1:2, 1:3, 4:5। इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं वो सरल अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। अब 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइडों की। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, बहुत से यौगिक बनाते हैं, जैसे 3 प्रकार के यौगिक बनाता है, SO, SO2 और SO3। तो इनमें देखते हैं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होता है, ठीक है। चलिए टेबल तैयार है अपनी। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है टेबल में क्या लिखना है? अगर सवाल आए तो आपको ऐसा ही करना है। मैं आपको अभी सवाल भी करवाऊंगा लास्ट में अपना सवाल भी करेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे आता है, तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल इस ऐसा ही आता है। कैसा आता है कि आपको सल्फर के ऑक्साइड दे दिए, ये हैं सल्फर के ऑक्साइड, उसमें आपको द्रव्यमान दे दिया जाता है और फिर आपको आगे अनुपात ज्ञात करना पड़ता है, ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये गुणित अनुपात का नियम है। इस प्रकार से गुणित अनुपात का नियम कब कहलाएगा? कोई अगर आपको कोई मान लीजिए आंकड़े दे रखे हैं और आपसे पूछ ले गुणित अनुपात का नियम है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि वो गुणित अनुपात का नियम है? स्थिर अनुपात के नियम में तो आप क्या बोल रहे थे? स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता था कि प्रयोग 1 होता था, प्रयोग 2 होता था। प्रयोग नंबर 1 में भी उत्पाद एक ही होता था, प्रयोग नंबर 2 में भी उत्पाद एक ही होता था। लेकिन हम यहाँ देखते थे प्रयोग नंबर 1 में जो यौगिक बन रहा है उसके जो तत्व हैं जिनसे वो यौगिक बना है उनका जो द्रव्यमान का अनुपात है, क्या प्रयोग नंबर 1 में जो अनुपात आ रहा है वो प्रयोग नंबर 2 के अनुपात के बराबर है कि नहीं है? अगर है तो वो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी अपन ने ये देखा था कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान का योग होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो वो जो आंकड़े दिए हुए होते हैं हमारे को क्या होते हैं? सिद्ध हो जाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। लेकिन गुणित अनुपात के नियम में अपन कैसे करेंगे इसको सॉल्व? गुणित अनुपात के नियम में बहुत सरल है। गुणित अनुपात के नियम में आपको ये देखना है कि जो 2 तत्व मिलकर 2 या अधिक यौगिक बना रहे हैं, जैसे 2 तत्व सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर 2 या अधिक तत्व बना रहे हैं, SO भी बना रहा है, SO2 भी बना रहा है और SO3 भी बना रहा है, ये 3 यौगिक बना रहे हैं। तो इन तीनों यौगिकों में जो ऑक्सीजन है वो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। जो ऑक्सीजन है वो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। तो ऑक्सीजन जो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है उसमें SO में ऑक्सीजन का अनुपात यानी SO में ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, SO2 में ऑक्सीजन का अनुपात मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात यानी 2 डॉट, SO3 में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो लिखेंगे। और इनका यदि अनुपात सरल आता है तो
जो आंकड़े अपन को दिए हुए होते हैं वो सरल होते हैं, यानी वो सिद्ध करते हैं, वो अनुपालना करते हैं किसकी, गुणित अनुपात के नियम की। इस प्रकार से अपन गुणित अनुपात के नियम का इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए अपन को पहले ये समझना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दिए, आई थिंक 2 करा दिए मैंने शायद तक आपको, ठीक है। तो अब अपन तीसरा एग्जाम्पल करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन का। सल्फर और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 3 यौगिक बनाते हैं, पहला SO, दूसरा SO2 और तीसरा SO3, ठीक है। ये 3 यौगिक बनाते हैं मिलकर। तो अपने चार्ट में अपन को पहले क्या लिखना है, यौगिक लिखना है। यौगिक कौन कौन से बनाते हैं, पहला SO, दूसरा SO2 और तीसरा SO3, ये 3 यौगिक बनाते हैं। बाहर देखेंगे तो बाहर किसका होता है, जो यौगिक है अपने पास, जैसे SO है तो SO मिलकर किससे बन रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन से, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ठीक है। तो आपको बाहर किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। तो सल्फर का आप सबसे पहले निकालेंगे इस वाले में, है ना। सल्फर का इसमें देखिए SO में सल्फर कितना है, S मतलब एक ही अणु है सल्फर का, और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है भैया, बताएंगे, कौन बताएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है क्या, हाँ। तो इसका कितना होता है, इतना 16 ही होता है। तो 16 करेंगे तो अपन 32 हो जाएगा इसका, क्या 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और उसका डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फर के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन ने क्या लिखा, 32 ही लिखा। आगे बढ़ेंगे SO2 में, तो SO2 में भी 32 ही होगा, क्योंकि S का एक ही अणु है। SO3 में भी S है, तो यहाँ पर भी 32 ही होगा। बात क्लियर। ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसकी बात करेंगे, इसके बाहर की बात करेंगे। तो SO में ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक अणु है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। SO2 में O का कितने अणु है, 2 अणु है, तो 16 दूनी 32, यहाँ 32 निकल जाएगा। SO3 में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने S और O का जो बाहर है यौगिक के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके निश्चित भार की, और निश्चित भार किसका आएगा, ऑक्सीजन का। नहीं सर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सल्फर के ऑक्साइड है, इसलिए सल्फर का आएगा, है ना। अगर पूछे ऑक्सीजन का क्यों नहीं लेते हम, कोई पूछ सकता है, भाई टीचर आपसे पूछ ले कि भाई आप सल्फर का ही कहीं निश्चित भार लेते हो, ऑक्सीजन का क्यों नहीं लेते हो, तो आप बोलेंगे सर हम जो यौगिक जो तत्व इस्तेमाल में ले रहे हैं, जो तत्व हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, जो कि एक प्रकार के सल्फर ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड में अपन सल्फर का क्या लेंगे, सल्फर का क्या लेंगे, निश्चित भार। यहाँ लिखेंगे S का निश्चित भार, तो S का निश्चित भार 32 32 32 आ रहा है, तो 32 ही लिख लो, 32 32 32, यहाँ 32 32 लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो भार होता है, यानी ऑक्सीजन क्या है, अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। तो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व निश्चित द्रव्यमान वाला जो तत्व है, जैसे सोडियम, इससे क्या करता है, संयोग कर सरल अनुपात में बढ़ जाता है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भार होता है सल्फर का बटा जो सल्फर का निश्चित भार होता है, उसका जो आंसर आता है उसका भाग अपन ऑक्सीजन के भार में देते हैं, जो अपन को यौगिक से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बताइए 32 का भाग 32 में देंगे कितना आएगा, 1, और 16 बटा 1 कितना होता है, 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 32 32 1, और 1 का भाग 32 में देंगे तो यहाँ पर फिर से 32 आ गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 32 और 32, तो इनका भी अनुपात 1 आएगा, और उसका जो आंसर है उसका इसमें भाग लगाएंगे तो भी 48 आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। इतनी बात हुई। अब इसका क्या कर लो, ऑक्सीजन के जो अपन अनुपात निकाल रहे किसका, ये ध्यान रख लो आप, अनुपात किसका निकाल रहे हैं, उस तत्व का जिसका जो द्रव्यमान में अनिश्चित है, जिसका जो द्रव्यमान है वो अनिश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसा है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर इसका अनुपात निकालिए तो कितना आएगा, 16 32 48, तो इसमें कट सकता है, 16 कम 16 अनुपात 16 दूनी 32 अनुपात
16 तिया 48। तो गुणित है 1 2 3 इसके मल्टीपल हैं और इसका जो सरल अनुपात है वो भी अपन को कितना प्राप्त हो रहा है 1:2:3। क्या बात समझ में आ रही है क्या? जिस बच्चे को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है, तीन उदाहरण दे दिए मैंने आपको, अच्छी तरीके से एक एक उदाहरण को डिटेल से समझा दिया। यदि अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल खूब पड़े हैं अपने पास, खूब एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में जो गुणित अनुपात का नियम है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इन एग्जाम्पल को आपको लिखना भी है नोट्स में। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, ये थोड़ा अलग है। ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा अलग है जो अपन ने पिछले से करे। कैसे अलग है वो आपको खुद को पता चल जाएगा, अभी मैं बता दूंगा। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया कर कर जो यौगिक बनाता है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब अपन एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोकार्बन का। अपन ने पढ़ा है 10th में कार्बन के यौगिक है ना, तो इस प्रकार का है। देखिए C+H मिलकर निम्न प्रकार के तत्वों का निर्माण करते हैं। वैसे बहुत सारे तत्वों का निर्माण करते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 4 लिए हैं। ठीक है, पहला है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C2H4 और चौथा है C2H2। ये 4 प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन तत्व मिलकर। ठीक है, अब वही अपनी टेबल है, टेबल बना लीजिए आप। टेबल बनाएंगे, सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें आप यौगिक लिखेंगे। तो यौगिक में आएगा पहला CH4, दूसरा आएगा C2H6, तीसरा आएगा C2H4 और लास्ट में आएगा C2H2। ठीक, ये चारों आएंगे। अब क्या करेंगे आप, भार लिखेंगे। तो दूसरे कॉलम में क्या आता है, भार आता है। भार किसका, जो यौगिक के तत्व हैं उनका, लाइक हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कार्बन और दूसरा लिखेंगे हाइड्रोजन। तो यौगिक जो CH4 है, इसमें जो कार्बन का जो द्रव्यमान है उसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। इसमें कार्बन के कितने अणु हैं, एक ही है तो 12 आ जाएगा सिंपल। C2H6 में कार्बन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो इसका 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 अणु हैं तो डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। C2H4 में भी 2 अणु हैं तो इसमें भी 24 हो जाएगा। C2H2 में भी कितने हैं, 24 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बात करते हैं CH4 में हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन में कितने हैं भैया, हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन के अणु का कितना द्रव्यमान होता है, 1 होता है। तो 4 का कितना होगा, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। C2H6 में तो 6 हैं तो 6 हो जाएगा, 4 हैं तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पर जो क्या आ रहा है, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन जो है इसका निश्चित भार निकलेगा। किसका निकलेगा भाई, कार्बन का निश्चित भार निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बन का अपन ने निश्चित भार लिखा। तो कार्बन का जब अपन निश्चित भार निकालते हैं तो यहाँ पर ये दूसरे उदाहरणों से किस प्रकार से अलग है, वो इस प्रकार से अलग है। कैसे, मैंने आपको बोला था ना, ये वाला जो उदाहरण है वो जो अन्य उदाहरण है उनसे भिन्न है, अलग है। वो किस प्रकार से, क्योंकि कार्बन में जैसे कार्बन का भार निकालें अपन, तो अभी पिछले उदाहरणों में अपन ने देखा जैसे सल्फर के ऑक्साइड लिए थे तो सल्फर में एक ही भार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बन में देखें तो यहाँ पर 12 आ रहा है, 24 24 24 आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में भ्रम पैदा होगा कि सर अब अपन इसमें से 12 24 2 विकल्प है मेरे पास, इन दोनों में से मैं कौन सा विकल्प चुनूं निश्चित भार के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें अलग अलग हो तो उसमें आपको हमेशा निश्चित भार जो चुनना है वो कम संख्या वाला चुनना है। कौन सा चुनना है, कम संख्या वाला चुनना है, जिसका जो द्रव्यमान है वो कैसा है, कम है। जैसे यहाँ पर कम द्रव्यमान किसका है, 12 का है। किसका है भैया, 12 का है। ठीक है, तो 12 का जो है वो कम है, तो ये देखेंगे अपन। चलिए, तो 12 का है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, निश्चित जो भार है वो किसका लिखेंगे, 12 का लिखेंगे। तो 12 आएगा यहाँ पर, फिर 12 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 12 आएगा। तो यहाँ पर अपन ने 4 12 लिख लिए। CH4 में का निश्चित द्रव्यमान 12, C2H6 का द्रव्यमान 12, C2H4 का द्रव्यमान 12 और C2H2 का द्रव्यमान 12। इसमें निश्चित भार अपना ये हो गया।
अब अपन को क्या निकालना है, हाइड्रोजन का क्या निकालना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व है। तो अनिश्चित द्रव्यमान वाला तत्व का जो अनुपात होता है वही क्या करते हैं अपन, उसका वही निर्धारण करता है गणित अनुपात के नियम है, यह पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका अनुपात निकालने के लिए अपन उसका अनुपात कैसे निकालते हैं कि जो कार्बन है अपने पास, उसका जो निश्चित भार है, ये जो निश्चित भार है 12, उसका भाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो 12 पहले आप लिखेंगे ये वाला 12, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे निश्चित भार वाला 12। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 आएगा। अब ये जो 1 आया है उसका भाग लगाएंगे आप 4 में, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 4 ही आएगा, ठीक है। पहला केस कंप्लीट। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए मामला, ठीक है। पहला आपने कंप्लीट करा। अब दूसरा करते हैं C2H6 का। तो C2H6 में यहाँ पर जो C का भार है वो है 24, यहाँ कितना है भाई 24, और C का जो निश्चित भार है वो कितना है 12। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप कितना होगा 2। अब 2 का भाग लगाएंगे आप 6 में, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। बात क्लियर है हो रही है, सिंपल सा है। क्या करना है, इसका हो गया कंप्लीट। अब तीसरा वाले में समझते हैं। C2H4 में क्या है, कार्बन का जो भार कितना आया था 24 आया था, तो लिख लीजिए यहाँ पर 24 आ गया। चलिए यहाँ लिख लीजिए। और निश्चित भार क्या है कार्बन का 12 लिया है अपन ने, तो इसका भाग लगा लीजिए, कितना आएगा 2। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा। कैसे आएगा 2, ऐसे नहीं आएगा, 2 का भाग अब लगाएंगे अपन 4 में, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो ये अपन ने कंप्लीट करा। आगे बढ़ते हैं। आगे C2H2 में देखेंगे तो कार्बन का द्रव्यमान 24 और कार्बन का निश्चित भार 24, दोनों में भाग लगाएगा 2, और 2 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 1। तो ये अपने हाइड्रोजन का जो अपने पास हाइड्रोजन है उसका जो अपने पास अनुपात है वो ये आएंगे। क्या अनुपात आएगा 4:3:2:1, यानी कितना सरल अनुपात है, ठीक है। तो यही अपना क्या है, इसका अनुपात है। अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करा दिए। 4 एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप देखते रहें वीडियो। एक और एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं परीक्षा में किस प्रकार से आता है इसका, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आप पर उस पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन उसके बाद एंड करेंगे वीडियो को। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो 5वां एग्जाम्पल है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल कराने हैं आज के वीडियो में और एक आंकिक प्रश्न करवाने हैं, ठीक है। देखिए अब लेंगे अपन 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं मेरे पास। इन दोनों तत्वों के संयोग से जो बनने वाले यौगिक हैं वो इस प्रकार हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 यौगिक बनाते हैं। N+O अधिक भी बनाते हैं और भी बनाते हैं, लेकिन ये वाले जो है वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। चलिए ये बनाते हैं। अब वही काम, पहले सारणी बनाओ। सारणी में जो पहला कॉलम है वो यौगिक का आएगा। यौगिक कौन कौन से हैं, पहला है N2O तो लिख लीजिए, दूसरा है NO तो लिख लीजिए, N2O3 लिख लीजिए, N2O4 लिख लीजिए, N2O5 लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे आपने यौगिक लिख लिए। अब क्या करेंगे, भार, दूसरा कॉलम भार का। भार किसका, जो तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन मिलकर बना रहा है और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है ना। तो पहले यौगिक में पहला जो यौगिक है, ये वाला जो यौगिक है, इसमें जो नाइट्रोजन का भार है वो कितना होगा 28 होगा। कैसे होगा, नाइट्रोजन जिस परमाणु क्रमांक पर आता है ना, जैसे नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, और 7 का डबल होता है 14। 14 इसका नाइट्रोजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के 2 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा 28 होगा। तो यहाँ पर लिख लिया। फिर नेक्स्ट में NO, तो नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 14 आएगा, तो यहाँ पर 14 लिख लिया। N2O3 में 2 हैं तो यहाँ पर 28 लिख लिया। N2O4 में 2 हैं तो 28 लिख लिया। N2O5 में 2 अणु हैं तो 28 लिख लिया। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के भार की बात करते हैं। तो N2O में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1 अणु है तो यहाँ पर 16। NO में अणु 1, 16। N2O3 में कितने हैं, 3 है तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। N2O4 में कितने, 4 हैं तो कितने आ जाएगा यहाँ पर 64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाओ, 16 एक अणु है तो 16, 2 अणु है तो 16
गुणा 2, 3 है तो 16 गुणा 3, 4 है तो 16 गुणा 4, 5 है तो 16 गुणा 5 बराबर 80 आ जाएगा। लास्ट वाले में 5 है ना अणु, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख लिया। अब निश्चित बाहर निकालेंगे, किसका किसका देख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख रहे हैं अपन, किसका देख रहे हैं, N+O से मिले जो यौगिक होते हैं, ये जितने भी यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, ये जितने भी यौगिक हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो पता है नाइट्रोजन का निश्चित भार निकलेगा, और नाइट्रोजन का निश्चित भार यहाँ देखें तो 28, 28, 28, 28 और 14 ये आ रहा है। तो इसमें से अपन को एक चुनना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया किसको चुनेंगे, ये जिसकी संख्या निश्चित भार यदि अलग अलग हों तो किसका चुनेंगे, यदि ऑप्शन में हो तो उसका चुनेंगे जो कम है, जिसकी संख्या कम है। 28 और 14 में से कौन कम है, 14 कम है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। तो N2 में भी निश्चित भार 14, 14, 14, 14 और 14, यहाँ 14, 14 अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, जो अनिश्चित द्रव्यमान वाला जो तत्व था जो है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले ये सारी इंक को मिटा देते हैं। अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का भार होता है उसमें नाइट्रोजन के निश्चित भार का भाग लगाते हैं, और जो आंसर आता है उसको ऑक्सीजन का जो भार आया था उससे भाग देते हैं। तो नाइट्रोजन का 28 है, इसका 14 है, कितना आएगा 2, और 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा भाई 8 आएगा, ठीक है। ये जो हेडिंग है ना, ये वाली हेडिंग ये प्रश्न के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए यहाँ पर हर बार आप देखेंगे हर क्वेश्चन में तो हेडिंग बदल रही है, ठीक है। चलिए 14 और 14 1 आएगा, 14/14 1, और 16/1 16। फिर अपन करेंगे तीसरे वाले में 28/14, 28/14 यानी 2, और 2 का भाग लगाएंगे 48 में तो कितना आएगा 24। 28/14 कितना 2, तो 64/2 कितना आ जाएगा 32, ठीक। 28/14 कितना आएगा 2, और 2 का भाग लगाएंगे 80 में तो कितना आएगा 40। बस अब ये अनुपात अपन को प्राप्त हुआ। ये जो अनुपात अपन को प्राप्त हुआ ये अनिश्चित द्रव्यमान वाला जो तत्व था यानी ऑक्सीजन था उसका क्या निकला है अपने पास, उसका क्या निकला है अनुपात लिखा है। तो यहाँ पर अनुपात लिख लीजिए, तो 8:16:24:32:40। इसको सरल करेंगे तो किसके पास से कट रहा है 8 एकम 8 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 8 तिया 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 8 पंजे 40। तो ये अनुपात अपन ने निकाला, ये गुणित है यानी इनके मल्टीपल क्या है 1 2 3 4 5। तो ये सरल अनुपात में बढ़ गया। क्या बातें क्लियर हुई आपको, क्या फंडा क्लियर हुआ, क्या गुणित अनुपात के नियम का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ, अवधारणा जो थी संकल्पना थी वो कंप्लीट हुई। अब अपन करते हैं 5 उदाहरण तो मैंने आपको यहाँ करा दिए। अब करते हैं आंकिक प्रश्न जो कि बेस्ड है आपके प्रश्नों पर, यानी प्रश्न आपका कैसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखेंगे आंकिक प्रश्न का दौरा अब से स्टार्ट होता है, ठीक है। आंकिक प्रश्न में जो आपका प्रश्न है वो है उदाहरण नंबर 1.5 है, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड A तथा B से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन है उसके 2 ऑक्साइड हैं यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ध्यान हो तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब क्या होता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑक्साइड हैं अपने पास, एक ऑक्साइड का नाम है A तथा दूसरा ऑक्साइड का नाम है B, यानी यौगिक जो थे अपने श्रेणी में वो 2 हैं, एक A है और एक B है। अब इसमें बोल रहा है निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो निम्न परिणाम है कि 4.4 ग्राम A यानी A का जो द्रव्यमान है टोटल द्रव्यमान है वो कितना है 4.4 ग्राम है। यानी A जो यौगिक है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उसमें जो A ऑक्साइड है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसका जो 100% जो द्रव्यमान है वो कितना है 4.4 ग्राम है। आगे लिख रखा है A 2.24 लीटर नाइट्रोजन तथा 60 ग्राम B 22.4 लीटर नाइट्रोजन NTP पर उत्पन्न करते हैं। अब मुझे इससे आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि मैं एक सवाल में अटक गया, एक शब्द में अटक गया मैं, NTP। मुझे अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा था, मुझे 4.4 ग्राम A का जो कुल द्रव्यमान है 4.4 ग्राम था, 60 ग्राम B का था,
100%। और यहाँ पर जो 2.24 लीटर दे रखा है वो नाइट्रोजन का आयतन दे रखा है, क्योंकि लीटर किसको डिनोट करता है, आयतन को दे रखा है। ये भी मेरे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि 22.4 जो लीटर है वो भी नाइट्रोजन का क्या दे रखा है, मुझे आयतन दे रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये जो आयतन है ये किन परिस्थितियों में कैलकुलेट किया गया है, ये किन स्थितियों में, किन कंडीशनों में कैलकुलेट किया गया है, वो कंडीशन आपको दे रखी है एनटीपी। तो यहाँ पर ये एनटीपी जो है वो एक कंडीशन है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एनटीपी जो है उसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एन से नॉर्मल, टी से टेम्परेचर और पी से प्रेशर। हिंदी में अपन बात करें तो इसको कहते हैं सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप एवं दाब, आपने सुना होगा मानक ताप एवं दाब, यानी माता दा और सा ता दा, ये आपने सुना होगा। तो ये कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस किसने बनाई आप पूछ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको। 10th में आपने यदि आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता होगा कि आईयूपीएसी नामकरण किसने बनाया। ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका है IUPAC। इसका होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म आती है IUPAC की, है ना। तो ये जो संस्था है इसने बनाया था STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी दा, यानी मानक ताप एवं दाब, ये बनाया था इसने। इसने क्या कर दिया था, जब भी अपन यदि कोई परीक्षण करते हैं या किसी तत्व का, जैसे अभी अपन यहाँ पर नाइट्रोजन लिया था, तो नाइट्रोजन का आयतन इसने कैलकुलेट किया। आयतन वहाँ पर लिख रखा था, जैसे 2.24 पहले वाला जो था उसका आयतन था 2.24 लीटर, तो वो 2.24 लीटर उसने कैलकुलेट करा। किस परिस्थिति में कैलकुलेट करा, किसी भी परिस्थिति में तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ना। केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं अभी, जैसे आप 11th क्लास में हैं तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही है अपना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना समझिए, अभी एनटीपी को अपन और समझेंगे, मूल अवधारणा आएगी आगे उसमें समझेंगे, लेकिन एनटीपी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि IUPAC ने निर्धारित कर दिया कि STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा, यानी उसके लिए परिस्थितियाँ अलग होगी, और एनटीपी के लिए अलग होगी। तो एनटीपी अपना इस सवाल में आया तो मैं एनटीपी को आपको समझाना चाहूँगा। एनटीपी की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी दो बातें आ रही हैं यहाँ पर। पहला आ रहा है सामान्य ताप की बात हो रही है और यहाँ पर सामान्य दाब की बात हो रही है। तो IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनका आयतन, द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए कुछ निश्चित ताप और दाब कैलकुलेट करके रख रखा है, जिसे अपन 295 केल्विन, दाब तो कितना है 295 केल्विन, और सामान्य दाब कितना है 1 एटम। दाब का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, एटम होता है, ठीक है। इसको बार भी कहते हैं अपन, फिर पास्कल भी होता है, वो होते हैं, लेकिन मानक जो IUPAC ने दिया है वो कितना होता है, एटम होता है, ठीक है, 1 एटम होता है, यानी ATM, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एटॉमिक मास कहते हैं वैसे से, ठीक है। ATM के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको भी लिखकर बताना, ठीक है। ATM के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर आपको NTP का समझ में आ गया। NTP की यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। NTP क्या है, यहाँ पर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, जिस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है उसका आयतन यानी उसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट किया गया है, यानी नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ताप 295 केल्विन रखा गया था और दाब जो है 1 एटम रखा गया था, फिर उसका कैलकुलेट किया गया था। तब कितना आया अपने पास, ए का तो 2.24 आया था और बी का कितना आया था 22.4 आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया NTP का मतलब। तो यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड A तथा B से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला 4.4 ग्राम A, यानी A का जो 100% द्रव्यमान है वो कितना है 4.4 ग्राम है ना। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो कुल द्रव्यमान है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख रहे हैं ना, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले होंगे, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले होंगे, तो इनका जो कुल द्रव्यमान है वो पहली स्थिति में तो कितना है 4.4 ग्राम है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे तथा 60 ग्राम बी, यानी बी में 60 ग्राम है, और 22.4 लीटर नाइट्रोजन एनटीपी पर उत्पन्न करते हैं। एनटीपी पर यानी एनटीपी की परिस्थिति लागू कर दी, यानी ताप 295 केल्विन रखा और दाब 1 एटम रखा, 1 एटीएम रखा, और इस पर फिर आयतन यानी नाइट्रोजन का क्या ज्ञात किया गया, वॉल्यूम ज्ञात किया गया, वॉल्यूम ज्ञात किया गया। ठीक है, आगे लिख रखा है सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। सिद्ध करना है कि जो आंकड़े दे रखे हैं वो गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। मैंने आपको बताया था गुणित अनुपात के नियम का पालन कब होता है। गुणित अनुपात के नियम का पालन जब होता है जब हमारे को ये पता चल जाए कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन यानी अनिश्चित द्रव्यमान वाला जो तत्व है उसके जो अनुपात आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 ऑक्साइड बन रहे हैं ना, पहला ऑक्साइड बन रहा है, देखिए पहला ऑक्साइड बन रहा है ए और दूसरा ऑक्साइड बन रहा है बी, ये 2 ऑक्साइड बन रहे हैं। तो ए में जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है और जो बी में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, अगर इसका जो अनुपात लेवें अपन और इसका अनुपात यदि सरल आ गया, यानी सरल अनुपात में आ गया, गुणित अनुपात में आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो आंकड़े दे रखे हैं, ये जो आंकड़े दे रखे हैं, मुझे ये जो डेटा दे रखा है वो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, शुरुआत करते हैं, हल लिखेंगे सबसे पहले आप अपनी कॉपी में। यहाँ पर मैं पहले एक बार रफ कर देता हूँ सबका सब, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, यहाँ पर क्या बोल रखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। पहला ऑक्साइड है ए, पहले ऑक्साइड का नाम क्या है ए, और दूसरा ऑक्साइड का नाम है बी। अब मुझे ये नहीं बताया कि नाइट्रोजन के ए ऑक्साइड कौन सा है। जैसे स्टार्टिंग में अपन के नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अपन ने पढ़ा था, N2O भी था, NO भी था, N2O3 भी था, N2O5 भी था, इस प्रकार से अपन को ऑक्साइड दे रखे थे। लेकिन इसमें अपन को ए और बी से बता रखा है ऑक्साइड। अगर भैया या आपको यौगिक ही दे देंगे तो आप ढंग से मतलब सरल हो जाएगा ये प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न को बनाने के लिए आपको ए और बी दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए निकाल लिया, तो इसमें सबसे पहला जो है ए, यानी पहला जो ऑक्साइड है ए, इसकी बात करते हैं, फिर अपन बी पर बात करेंगे। तो ए में ऑक्साइड में आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड हैं ए तथा बी। तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला 4.4 ग्राम ए, तो यहाँ पर ए का जो 100% द्रव्यमान है, यानी ए जैसे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निश्चित नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, सीरियस मत ले लेना। ए का जो मान लेते हैं यौगिक है एनओ, तो एनओ का जो एन का जो द्रव्यमान होगा और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा, उन दोनों का योग कितना दे रखा है, मान लीजिए अपन को 4.4 ग्राम दे रखा है। तो 100% कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4.4 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान 100% कितना दे रखा है, 4.4 ग्राम, और ये किसका है, ए का है सिर्फ। ठीक है, 4.4 ग्राम दे रखा है। अब आगे लिख रखा है 2.24 लीटर नाइट्रोजन एनटीपी पर उत्पन्न करते हैं। अभी इसको भूल जाइए क्योंकि अपन ए केस ले रहे हैं ना, इसलिए इसको थोड़ा आप नेग्लेक्ट करें, अभी इसको थोड़ा हटा दीजिए। ठीक है, अभी अपन क्या देख रहे हैं, ए 2.24 लीटर नाइट्रोजन एनटीपी पर उत्पन्न करता है। एनटीपी पर यानी परिस्थिति आपको बताई थी 295 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर अपना 22.24 लीटर नाइट्रोजन, यानी आयतन इसका कितना दे रखा है मुझे, एन नाइट्रोजन का जो आयतन है एनटीपी पर कितना दे रखा है, 2.24 लीटर दे रखा है। कैलकुलेट करा। अब ये क्यों दे रखा है, सोचा दिमाग से, एनटीपी पर ये क्यों दे रखा है, 2.24 लीटर आयतन क्यों दे रखा है। आयतन तो जब मैंने अभी 5 एग्जाम्पल कराया आपको, 5 एग्जाम्पल में आयतन का एक बार भी नाम नहीं आया, और आंकिक प्रश्न में यानी जो एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आयतन का नाम आ गया, तो अपन तो घबरा जाएंगे भैया। बोला सर ने तो हमारे को सिर्फ यही बताया था, ये पे तो क्या आ गया, आयतन आ गया, तो कैसे करेंगे, घबराना नहीं है। क्या घबराना नहीं है, घबराएंगे कैसे नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि जो एक मानक होता है ना, मानक ताप पर, जैसे एनटीपी पर 295 केल्विन और 1 एटीएम पर जो भी परमाणु होते हैं उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जैसे कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना होता है, 28 ग्राम होता है। यानी आयतन आपको निश्चित होता है। आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर आपको आयतन वाला जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के 22.4 लीटर का
एनटीपी पर जो भार होता है वो कितना होता है 28 ग्राम होता है। तो अपन को कितना दे रखा है 2.24 दे रखा है। मान लीजिए 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार 28 ग्राम है, तो 1 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना होगा 28 बटा 22.4, तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना है 28 ग्राम है। समझना बेटा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार 28 ग्राम है तो 1 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर 28 भार कितना होगा, तो ये वाली वैल्यू है ये बट्टे में चली जाएगी, यहाँ पर ने बट्टे में लिख लिया। अब अपन को निकालना कितने पर है, बाहर निकालना है ना अपन को तो द्रव्यमान से काम है, तो अपन को आयतन और द्रव्यमान, आयतन और भार, इन दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो रिलेशन मेरे पास क्या आया, तो मैंने रिलेशन ढूंढा, तो आपको ये रिलेशन याद कर लेना है। शायद तक आपके लिए रिलेशन नया हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, 11वीं की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। इस चैप्टर में आप नींव तैयार करेंगे आगामी जितने भी अध्याय होंगे उसके लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिलेशन है आयतन और भार का, ठीक है। तो आयतन यदि एनटीपी पर आपको दे रखा है तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना होता है 28 ग्राम होता है ना। तो 1 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना होगा, इतना होगा। और मुझे निकालना कितने पर है 2.24 लीटर पे, तो मेरे को 2.24 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना हो जाएगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कितना आ जाएगा भाई 2.8 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का भार आ जाएगा। यानी जो मेरे पास ऑक्साइड था अपन ने क्या माना था, एनओ माना था, सिर्फ उदाहरण के लिए एनओ माना था। तो एनओ का जो 100% द्रव्यमान था वो तो था स्क्रीन पे देखिए कितना था 4.4 ग्राम था, जिसमें से अपन ने नाइट्रोजन का जो भार है वो कैलकुलेट करा कितना 2.8 ग्राम कैलकुलेट करा। अब बचा क्या 100%, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का 100% अपन को नाइट्रोजन का अपन ने ज्ञात कर लिया और 100% अपन को दे रखा है। ज्ञात किसका करना बाकी है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100% में से नाइट्रोजन का जो भार है वो घटा देंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जब भार अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टोटल में से यानी 4.4 ग्राम में से क्या घटा देंगे 2.8 ग्राम घटा देंगे, तो कितना आएगा 1.6 ग्राम। तो अपना जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड था ए, इसमें माना था अपन ने, मान लेते हैं एनओ था, तो एनओ में से एन का जो था वो क्या है, एन का जो अपन ने निकाला 2.8 है, जिसको मैंने यहाँ पर रेड से बॉक्स में बंद भी कर रखा है। और ए ओ का कितना निकाला 1.6 ग्राम निकाला, ठीक है। अब नाइट्रोजन के प्रथम ऑक्साइड में तो अपन ने ए वाले में कंप्लीट कर लिया। दे क्या रखा था अपन को, दे अपन को रखा था एनओ का पूरा द्रव्यमान, यानी इसका टोटल द्रव्यमान दे रखा था। और अपन को द्रव्यमान निकालने के लिए किसी का भी, जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालने के लिए एनटीपी पर इसका आयतन दे दिया था। इसके लिए अपन को पता होना चाहिए था कि आयतन, एनटीपी पर आयतन और जो भार है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो उसके अंदर क्या रिलेशन होता है कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर किसी का भी जो भार होता है एनटीपी पर वो कितना होता है 28 ग्राम होता है। ये हर किसी के लिए, जैसे नाइट्रोजन के लिए 28 है तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 12, अलग अलग होता है एनटीपी पर, ठीक है। लेकिन आयतन कितना रहता है, यही रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आयतन आपको दूसरा जैसे यहाँ दे रखा है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करा। तो एक ही बात तो हो गई, एक साइड की तो बात हो गई। यहाँ से अपन को दोनों मान ज्ञात हो गए, यानी नाइट्रोजन का भी मिल गया, ऑक्सीजन का भी मिल गया। अब बात करते हैं बी की। बी वाला जो ऑक्साइड है उसकी बात करते हैं। तो बी वाला जो ऑक्साइड है वो क्या है, उसमें जो द्रव्यमान दे रखा है 100% जो द्रव्यमान दे रखा है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये रफ कर दिया अपन ने इनको। तो जो द्रव्यमान 100% जो द्रव्यमान दे रखा है वो 60 ग्राम दे रखा है। वही एनओ मान लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड में एनओ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कोई सा भी हो सकता है वैसे तो ऑक्साइड, लेकिन मैंने एनओ माना है। तो एनओ में जो एनओ का जो कुल द्रव्यमान है वो 60 ग्राम दे रखा है, देख रखा है ना 60 ग्राम। बी 22.4 लीटर नाइट्रोजन एनटीपी पर उत्पन्न करता है, यानी इसमें जो दे रखा है नाइट्रोजन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है 22.4 लीटर दे रखा है। तो अपन ने यहाँ पर रिलेशन पढ़ रखा है 22.4 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना होता है 28 ग्राम होता है। तो यहाँ पर तो 22.4 लीटर पहले से ही दे रखा है,
तो इसका जो नाइट्रोजन का भार अपन क्या कर लेंगे कैलकुलेट, नाइट्रोजन का भार क्या कैलकुलेट कर लेंगे भैया, 22.4 लीटर। नाइट्रोजन का एनटीपी पर भार कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 28 ग्राम निकल लिया अपन, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 28 ग्राम आपने निकाल लिया, टोटल दे रखा है 60, ऑक्सीजन का निकाल लो। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का भार निकालेंगे, 60 - 28 32 आ गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखना 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है, 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कर रही है, संयोग कर रही है। यही तो है, 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कर रही है, संयोग कर रही है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2.8 ग्राम जो नाइट्रोजन है, 2.8 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कर रही है, संयोग कर रही है। जिससे क्या हो, मेरे पास एक निश्चित द्रव्यमान आ जाए। पता है ना, निश्चित द्रव्यमान आ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो किसका द्रव्यमान निश्चित करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का निश्चित करना पड़ेगा। वो जो आपको टेबल बनवाई थी ना, वो इसलिए बनवाई थी, 5 एग्जाम्पल इसलिए करवाए थे कि आप यहाँ पर ना अटको। ठीक है, और जो बच्चा अभी भी अटक रहा है यहाँ पर, तो आप वापिस से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, कठिन आप खुद बनाते हैं जब तक आपको स्पष्ट ना हो। ठीक है, मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए 5 उदाहरण दिया और एक आंकिक प्रश्न खुद आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनटीपी पर 28 ग्राम है और 32 ग्राम है। तो अपन ने नाइट्रोजन का जो निश्चित द्रव्यमान यहाँ पर 2.8 था, क्योंकि यहाँ पर 2.8 आ रहा था और यहाँ पर 28 आ रहा था, दोनों में से कम कौन है, 2.8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2.8 ही लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, 2.8 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2.8 लिखा, तो आगे अपना अगर अपन जैसे कि वहाँ करा था टेबल बनाई थी, वैसे यहाँ पर टेबल बना के करेंगे तो कितना आएगा, 3.2 आएगा। तो यहाँ पर ये करा, तो यहाँ पर अब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मान अपन को ये प्राप्त हुआ, और यहाँ पर बी ऑक्साइड में, नाइट्रोजन की बी ऑक्साइड में तो अपन को ऑक्सीजन का मान इतना प्राप्त हुआ, और नाइट्रोजन ए ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना प्राप्त हुआ, 1.6 प्राप्त हुआ। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आएगा इसका, 1.6 अनुपात 3.2, ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 के पार से कट जाएगा, तो 1.1 अनुपात 2, ये अपने पास ये 2 है। ठीक है, ये अपने पास सरल अनुपात आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन ने लिखा है, चूंकि दोनों ऑक्साइड में N की मात्रा निश्चित है, अतः दोनों ऑक्साइड में N की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली O की मात्राओं में, N की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली O की मात्राओं में परस्पर अनुपात 1.6 अनुपात 3.2 है, जो एक सरल गुणित अनुपात है। अतः इन आंकड़ों से गुणित अनुपात का नियम सिद्ध होता है, यहाँ सिद्ध होता है। ठीक है, ये अपना सिद्ध हो गया। क्या मजा आया इस लेक्चर में, आपको समझ में आया कि गुणित अनुपात का नियम क्या है, थ्योरी क्या परिभाषा है, क्या इसके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल है, अगर इसको अपन अपनी टेबल वाली से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही है। देखो अगर इसकी टेबल बनाएंगे तो कैसा होगा, यौगिक अपने पास कितने थे, 2 थे, एक था ए और एक था बी। ए में जो नाइट्रोजन के होंगे वो आपको अपन ने कैलकुलेट करा था, कितना होगा, 2.8 था, और बी में 28 था। ठीक है, अलग अलग थे, कैलकुलेट करा था आयतन के माध्यम से। ठीक है, और ऑक्सीजन का अपन ने कैलकुलेट करा था 1.6, और इसमें आया था 32। ठीक, चलिए आप देख सकते हैं वहाँ पर आंकड़े। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, नाइट्रोजन का निश्चित भार चुनना है। नाइट्रोजन का निश्चित भार कैसे चुनेंगे, इन दोनों में से जो भी छोटी संख्या है उसका चयन करेंगे। तो निश्चित भार चुनने के लिए इसमें 2 छोटी संख्या कौन सी, 2.8 छोटी संख्या है, तो मैंने 2.8 और 2.8 लिख दिया। अब मुझे ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। तो ऑक्सीजन का अनुपात कैसे निकलता है, इन दोनों का भाग देते हैं, 2.8 भाग 2.8 क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 का भाग किस में देंगे, 1.6 में। 1.6 में 1 का भाग आपने दिया, कितना आएगा, 1.6, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 28 और 28 का भाग देंगे 2.8 में, कितना आएगा, 28 से कम 28, और यहाँ पर भी कितना आएगा, देखो इसको सरल कर लो, 28 है, 20.8
यहाँ पर से 1 0 हटा कितना आया ऊपर 10, 28 से कम 28, 28 से कम 28, यहाँ 10 आया। अब क्या करेंगे, ये जो 10 का भाग देंगे, ये आंसर यह है ना, 10 का भाग किस में देंगे 32 में, तो 10 का भाग 32 में देगा तो 3.2 आएगा। कितना आएगा भाई 3.2। अब इसका निकाल लो अनुपात निकालोगे तो वही आएगा, मैंने आपको बताया था 32, कितना आएगा 1. बस सिंपल सी बात, गुणित अनुपात का नियम यहाँ क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो वीडियो तो ईमानदारी से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही।